हसन साहब, अब जो एक सूरत हाल है, एक तो वो क्या बनेगी कि 2 माह में जो अपील का हक था वो इस आज के फैसले के बाद एक तो वो ख़त्म हो गया, लेकिन रिव्यू का एक तो ऑप्शन है, क्या वो किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो उसकी क्या उम्मीद रहेगी? देखिए, बात ये है कि 2 माह में जो अपील का हक दिया गया था वो तो वाकई ये एक्ट स्ट्राइक डाउन होने की वजह से खत्म हो गया, अब तो वो नहीं हो सकता। अलबत्ता एक राह जो है, एक अभी एक विंडो खुली है और वो है रिव्यू के लिए। अब देखते हैं कि जो इंटरिम सेटअप है वो इसको रिव्यू में जाता है या नहीं जाता, चूंकि अभी कुछ पता नहीं लग रहा, इंटरिम सेटअप के खदो खाल नहीं पता चल रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो एक्ट बनाया गया फर्स्ट टाइम बतौर इदारा हमारे साथ, यानी पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ, उस वक्त के जो लॉ मिनिस्टर थे आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने 2 दफ़ा मीनिंगफुल मशावरत करने के बाद इसको एक्ट की सूरत में कौमी असम्बली में प्लेस किया, और जो कि दोनों ऐवानों से पास हो के फिर सदर मुमलिकत ने भी कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था वो अभी रास्ते में था, तो आर्टिकल 75 की रिक्वायरमेंट अभी पूरी नहीं हुई थी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर स्टेटस को दे दिया जो कि पेंडिंग है। अब देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि क्या 184(3) जो कि एक ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत अहम रवैयत के जो केसेस हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले सकता है। लेकिन एक 5 रुकनी जजमेंट ये आई कि जी सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये प्रीरोगेटिव है कि वो सुओ मोटो ले सकते हैं। तो देखिए, ये भी मैं समझता हूँ बड़े अदब के साथ कि ये आइन में जो दी गई प्रोविजन है, जो आर्टिकल है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट को ये ऑथराइज किया गया है आइन के तहत कि वो ले सकता है, लेकिन 5 रुकनी बेंच ने सिर्फ चीफ जस्टिस साहब को ये दे दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जब उसको नाफिज किया गया, पेश किया गया, तो उसमें ये भी एक क्लास डाली गई कि अगर 184 कॉग्निजेंस लेनी है तो उसके लिए 3 रुकनी सीनियर 3 जजेस की कमेटी होगी। काबिल है कि इसे 184(3) के तहत लिया जाए और इसकी कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ले सके, और फिर साथ ही जो फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस साहब के बजाय उसी 3 रुकनी कमेटी जो जिसमें लेकिन एक चीज ये भी तो है ना कि एक तो मियां नवाज शरीफ के फैसले पर इससे कोई असर नहीं पड़ता, ये भी कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के मामलात में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। देखें, अब ये मामला आप कानूनी तौर पर हमें समझा सकते हैं कि ये मामला सुलझ रहा है या ये उलझ रहा है, और आगे क्या ऑप्शंस हैं? अब ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के पास, अगर मैं इस तरह से कहूँ कि क्या ऑप्शंस रहते हैं कि इसको किस तरह रिव्यू कर सकते हैं? देखिए, ये मामला सुलझने के बजाय उलझ गया है। उसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1 ये है कि ये जो आप देखें 184(3) सही बाज़ औक़ात ऐसा मामला आता है जो सिविल जज के पास, लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत कोई मामला टेक अप करती है, उसकी कॉग्निजेंस लेती है, तो मीनिंग देयर बाई कि जो भी उसका मुतसरा फरीक होगा वो अपने 4 फोरम खो देता है, यानी सिविल कोर्ट, सिविल जज का, फर्स्ट एपलेट कोर्ट, हाई कोर्ट, डिवीजन बेंच, ये सारे फोरम खो देता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, और बात रह जाती है और कोई नहीं है। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ सब्सटेंशियल जस्टिस के लिए जरूरी था कि ऐसी कोई एनेक्टमेंट हो जाती जिसके तहत 184(3) में लिए गए केसेस की कोई एपेलेट अथॉरिटी होती, और वो होनी भी सुप्रीम कोर्ट में ही है। उसमें किसी भी, ना तो सेनेट का कोई मेंबर होना है, ना कौमी असेंबली का कोई मेंबर होना है। लेकिन बहरहाल ये कर दिया गया। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, फर्ज कर लें अब कोई भी बसन हुकूमत जो भी आती है वो चली जाती है इसकी रिव्यू में, तो रिव्यू के लिए भी पुराने कानून के तहत रूल्स के मुताबिक वही बेंच सुनेगा जिस बेंच ने आज फैसला किया। तो बिल्कुल सर, मैं जरा यही आपसे जानना चाहती थी, पॉइंट आ गया अपने बिल्कुल सही पॉइंट आ गया सर, थोड़ी क्लियरिटी भी होगी हसन रजा पाशा साहब।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।